Today we are going to start a very important topic from community medicine, chapter number 6, immunology. ये उन चैप्टर्स में से एक चैप्टर है जो आपने बिल्कुल, अब जारी बात है, वर्ड टू वर्ड तो नहीं कर सकते, लेकिन काफ़ी हद तक इसमें याद करने वाली चीज़ें हैं, समझने वाली बातें भी हैं, लेकिन ये वो चैप्टर नहीं है जिसमें आप सिर्फ हेडिंग करके आगे से खुद से लिख सकें। ऐसे बहुत से चैप्टर्स आगे हमने डिस्कस किए हैं, लेकिन दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वर्ड टू वर्ड, ऑलमोस्ट वर्ड टू वर्ड करने वाला चैप्टर है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं ताकि इसको याद करने में मुश्किल ना हो, और इसके अलावा जो चीज़ें बुक में नहीं गिवन उनको ईजी वे में देखेंगे, और बाकी लेट्स सी हाउ इट गोज। सो लेट्स स्टार्ट विद इम्यूनोलॉजी। फर्स्ट 2 पेजेस से बिल्कुल स्टार्ट पैथो वाली नॉलेज है, इसको हम मेन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इम्यूनोलॉजी क्या होती है और इम्यूनिटी क्या होती है, यू नो वेरी वेल। क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी आपको जनरल नॉलेज है, ये पता होना चाहिए। इनेट इम्यूनिटी या नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो हमारे अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, जो इसके लिए कोई एंटीजन का एक्सपोजर ज़रूरी नहीं है। फिर आती है एक्वायर्ड या फिर स्पेसिफिक इम्यूनिटी, जो हम बाद में एक्वायर करते हैं ड्यू टू सम एंटीजन के एक्सपोजर से, या फिर बाहर से इंट्रोड्यूस की जाती है एंटीबॉडीज़ या किसी भी वे से। अब इसमें आती है एक्टिव और पैसिव। एक्टिव कोई भी वो वे है जो जिसमें हमारी बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है और इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, और पैसिव वो है जब हम एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली हमें मिल रही हैं, चाहे वो ब्रेस्ट फीडिंग से मिल रही हैं या फिर हमने जो वैक्सीन लगवाई है, दैट इज़ नॉट एंटीजन बेस्ड, दैट इज़ एंटीबॉडी बेस्ड, तो उससे भी पैसिव इम्यूनिटी मिलती है। यही सारी चीज़ें आपको यहाँ बताई गई हैं। एक्टिव इम्यूनिटी में भी 2 टाइप्स हैं। एक है एंटीजन हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वैक्सीन की फॉर्म में, जो एक वीकेंड पैथोजन होता है, और दूसरा ये कि हमें अगर कोई डिज़ीज़ हुआ है और नेचुरल कोर्स ऑफ डिज़ीज़ सारा फॉलो हुआ है यहाँ पे, और हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। फिर पैसिव इम्यूनिटी में भी वही है, ब्रेस्ट फीडिंग आ जाती है या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। आपने एक ये बात याद रखनी है कि एंटीबॉडीज़ जो हैं हमेशा ही आईएम या सबक्यूटेनियस लगाई जाती हैं, ये कभी भी ऑरल नहीं दी जाती। दूसरा, आपको ये एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी का डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। जो हमारी बॉडी जब खुद एक्टिवली एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर रही है, उसमें पार्टिसिपेट कर रही है, बॉडी की अपनी प्रोडक्शन है, वो हमेशा ही लॉन्ग लास्टिंग होती है, उसकी एफिकेसी भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा ये कोई इतना एक्सपेंसिव वे नहीं होता, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। इसके बाद उन्होंने बताया हुआ हर्ड इम्यूनिटी का, ये मेन आपका टॉपिक है जहाँ से आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इससे पहले था सारा जनरल नॉलेज जो आप खुद भी लिख सकते हैं। नाउ व्हाट इज़ हर्ड इम्यूनिटी? एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का लेवल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर डिजीज़। एक स्पेसिफाइड कम्युनिटी है और एक स्पेसिफाइड डिजीज़ है। उस कम्युनिटी का उस डिज़ीज़ के लिए कितनी रेजिस्टेंस है, कितनी इम्यूनिटी है उस इंटायर पॉपुलेशन की, उसको हम कहेंगे हर्ड इम्यूनिटी। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर 2/3 ऑफ पॉपुलेशन एक चीज़ से इम्यून हो जाए, तो बाकी 1/3 जो हैं वो ऑटोमेटिकली इम्यून हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके अंदर एंटीबॉडीज़ सारा कुछ अपने आप प्रेजेंट हो गए हैं, बीमार एक हुआ है इम्यूनिटी 2 की डेवलप होगी, इस तरह से नहीं है। बेसिकली जब ससेप्टेबल अमाउंट ऑफ पीपल जो हैं वो यहाँ पे कम हो गए हैं, बिकॉज 2/3 को यहाँ एक्सपोजर मिल गया है, तो यहाँ जहाँ लोग ही बहुत कम ससेप्टेबल रह गए हैं, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि वो इम्यून हो गए हैं एंड दे इंजॉय द हर्ड इम्यूनिटी। अब आगे हम इसका मैकेनिज्म भी देखते हैं। अब हर्ड इम्यूनिटी में क्या क्या चीज़ें इसके कंपोनेंट्स हम कह सकते हैं। एक तो है ह्यूमन पॉपुलेशन, दूसरा है एनिमल रेजर्वायर। एनिमल रेजर्वायर बेसिकली क्योंकि बहुत सी डिजीज़ के जो साइकिल में एनिमल रेजर्वायर या होस्ट भी आता है, तो ये उस लिहाज से है। फिर इंसेक्ट वेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज डिजीज़ की पूरी लाइफ साइकिल में इंसेक्ट वेक्टर भी इंक्लूड होगा। इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो डिज़ीज़ को प्रमोट करते हैं, और सोशल फैक्टर्स हैं। सोशल फैक्टर्स मीन के लाइक आजकल जो SOPs चल रहे हैं, लाइक यू आर कीपिंग डिस्टेंस फ्रॉम पीपल, और इस तरह के बाकी सोशल फैक्टर्स वो इसमें आते हैं। अब मैकेनिज्म उसने क्या बताया? मैकेनिज्म से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ CRN, केस रिप्रोडक्टिव नंबर। ये क्या होता है कि दिस इज़ द एवरेज नंबर ऑफ ह्यूमन्स दैट हैव बिकम इन्फेक्टेड फ्रॉम अ सिंगल इन्फेक्टेड एनिमल।
यहाँ पे एनिमल जो होस्ट है इसके ज़रिए एक एनिमल की वजह से कितने या एक रेजर्वॉयर से कितने आगे ह्यूमंस अफेक्ट हुए हैं उसको हम कहते हैं CRN या फिर केस रिप्रोडक्टिव नंबर। अब केस रिप्रोडक्टिव नंबर जो है दिस इज़ डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डिंग टू द डेंसिटी ऑफ ससेप्टेबल होस्ट, यानी कि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ ह्यूमंस अफेक्ट हो रहे हैं सिर्फ एक रेजर्वॉयर की वजह से, उतनी जो है ससेप्टेबिलिटी ज़्यादा है। जब ये CRN नंबर ड्रॉप करेगा लेस देन 1, मीन्स इसकी वैल्यू जब लेस देन 1 होगी तो द कम्युनिटी विल एंजॉय द हर्ड इम्यूनिटी। तो इस लेवल पे हम कहेंगे हर्ड इम्यूनिटी होती है। और अगर हम वैसे बात करें, उसने एक एग्जांपल दी है कि अबाउट 66% ऑफ कम्युनिटी जो है ना, अगर CRN नंबर लेस देन 1 हो गया, अबाउट 66% ऑफ द कम्युनिटी जो है इम्यूनाइज हो चुकी होती है इतने में। अब इसकी अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देख लें तो यहाँ क्या होता है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि डिजीज़ डिसअपियर्स फ्रॉम द पॉपुलेशन। ये सिर्फ हम एक पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे। अब जब हर पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी इस्टेब्लिश हो जाए तो दिस मीन्स अल्टीमेटली डिजीज़ की इरेडिकेशन हो गई है। अब ये DMP आपने याद रखना है, हर्ड इम्यूनिटी हर डिजीज़ में शो नहीं होती। ये DMP निमोनिक है, डिप्थेरिया, मीजल्स एंड पोलियो, ये 3 डिजीज़ हैं। और जो नहीं शो करती बहुत ही कॉमन है, इसको अगर हम वैसे ना भी देखें, हम कौन सी वैक्सीन है जो अक्सर लगवाते हैं, हमें ज़रा चोट लग जाए, कोई ऐसी बात बन जाए, हमें वो लगवानी पड़ती है, उसमें हर्ड इम्यूनिटी नहीं है, दैट इज़ टेटनस वैक्सीन। तो इस लिहाज से आपने इसको याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं इम्यूनाइजिंग एजेंट्स। इसको जस्ट ये जनरल सी बातें हैं और इसमें एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। अब वैक्सीन होती है जो हम एंटीजेंस इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसके अलावा होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जो हमने देखा कि ये पैसिव इम्यूनिटी में आती हैं। और एंटीसीरा वो होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो हम अटेन कर रहे हैं फ्रॉम द एनिमल्स। पहले तो ये ब्रॉड क्लासिफिकेशन है। उसके बाद आती है वैक्सीन्स। वैक्सीन्स में होती है लाइव अटेनुएटेड और इसके अलावा इनएक्टिवेटेड या किल्ड, टॉक्सॉइड्स एंड कंबाइंड। अब लाइव अटेनुएटेड में क्या होता है कि इसमें बैक्टीरिया ने एंटीबॉडीज़ इसके नतीजे में हमारी बॉडी प्रोड्यूस तो करेगी इन सब के नतीजे में, लेकिन यहाँ पे बैक्टीरिया की कोई पैथोजेनिसिटी खास नहीं होती, उसकी वायरुलेंस कम हो चुकी होती है, लेकिन उसकी एंटीजेनिसिटी बरकरार रहती है। एंटीजेनिसिटी मीन्स वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करनी है। अब उसमें कौन सी एग्जांपल्स आती हैं, अब यहाँ पे ना 2-3 एग्जांपल्स हैं जो इनएक्टिवेटेड और किल्ड में भी आती है, यानी वो वैक्सीन दोनों फॉर्म में यूज़ होती है। तो ये जो डबलिंग है ना, आपको ये लाजमी पता होनी चाहिए। इनएक्टिवेटेड और किल्ड वो होती हैं जिसमें बैक्टीरिया के पास ना ये तो लाइव है ना, ये बस उसकी थोड़ी सी वो पार रह गई है उसकी डिवाइड होने की, एंटीजेनिसिटी लेकिन बरकरार है। एंटीजेनिसिटी तो रहनी चाहिए, उसी की बेसिस पे तो हम ये वैक्सीन का सारा मैकेनिज्म स्टडी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं ये आगे, ये मैंने इसको यहाँ लिखा हुआ है, ये सारी डिटेल आगे नेक्स्ट पेज पे मेंशन्ड है। लाइव में आती है BCG, पोलियो, टाइफॉइड, मीजल्स, मम्प्स एंड येलो फीवर। अब यहाँ पे जो इनएक्टिवेटेड या किल्ड में रिपीट हो रही हैं, जो लाइव भी यूज़ होती हैं और इनएक्टिवेटेड फॉर्म में भी यूज़ होती हैं, वो है एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोलियो, फिर टाइफॉइड आती है। उसके अलावा बाकी जो इनएक्टिवेटेड की एग्जांपल्स है उसमें आएगा कॉलरा, H इन्फ्लुएंजा, रेबीज़ एंड हेपेटाइटिस B। फिर टॉक्सॉइड्स होती हैं जिसमें हम डायरेक्टली टॉक्सिन, बैक्टीरिया का इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन यूज़ कर रहे हैं, ना कि पूरा ऑर्गेनिज्म। और कंबाइंड में है कि ये मोर देन वन थिंग प्रेजेंट है। यही सारी डिटेल आगे उन्होंने मेंशन की हुई है, इसको आपने देख लेना, एक दफ़ा रीड करना है जस्ट। और ये याद रखना है कि व्हेन 2 लाइव वैक्सीन्स आर रिक्वायर्ड दे शुड बी गिवन आइदर साइमल्टेनियसली एट डिफरेंट साइट्स। यानी कि अगर हम एक ही टाइम पे वैक्सीन हमने देनी है तो एक डिफरेंट साइट्स पे हम एक ही दफ़ा में अप्लाई कर दें, या अगर हमने वक्फा देना है तो दैट शुड बी एटलीस्ट 3 वीक्स, इससे कम नहीं होना चाहिए। और जो लाइव वैक्सीन्स हैं उनको हमने ज़्यादा प्रॉपरली स्टोर करने का मसला होता है इनएक्टिवेटर से ज़्यादा, बिकॉज ये लाइव है तो इसमें उल्टा बीमारी के फैलने का भी खतरा होता है अगर हम इनको सही तरह से स्टोर नहीं करेंगे। फिर लाइव अटेनुएटेड का एक ये फ़ायदा है, इसके कैरेक्टर्स हैं ये आपने सारे एक दफ़ा देख लेना है। इट्स सिंगल डोज इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द इफेक्ट विद एक्सेप्शन ऑफ पोलियो। अब ये पोलियो की एक्सेप्शन है जिसमें 4 डोजेज़ रिक्वायर हैं, हालांकि हम उसकी लाइव वैक्सीन ही यूज़ कर रहे हैं।
और ये ज़्यादा, इसका मतलब है इसकी एफिकेसी ज़्यादा है। इसमें माइल्ड रिस्क होता है रिवर्जन का, कि अगर बैक्टीरिया एक्टिव हो जाए और वो डिजीज़ प्रोड्यूस कर दे बजाय इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के। और यहाँ पे चूँकि ये लाइव है तो दूसरे में भी बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर रहा है, लेकिन इसमें लाइव होने की वजह से बैक्टीरिया की वायरुलेंस तो ख़त्म हो गई है, लेकिन उसकी जो है ना रेप्लिकेशन बहुत फास्ट होती है, इसीलिए इसकी सिंगल डोज आमतौर पर रिक्वायर होती है, अदर देन पोलियो की एक्सेप्शन। फिर आती है इनएक्टिवेटेड या फिर किल्ड वैक्सीन्स, जो हम हीट से या केमिकल से किसी तरह से भी किल कर देते हैं, इसके नतीजे में भी हमारी बॉडी एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। उसके बाद आ जाती है, अच्छा इनकी हमें 2 से 3 डोजेज़ रिक्वायर होती हैं और ये ज़्यादा सेफ़ हैं। उसके बाद टॉक्सॉइड्स का उसने बता दिया कि फॉर्मलिन से ट्रीट किया होता है उनको हमने। फिर कॉम्बिनेशन में कौन सी आती हैं, ये कुछ एग्जांपल्स देख लें। आगे हमने ईपीआई स्केजुअल पढ़ना है, वहाँ ये नाम आएंगे तो आपको पता होना चाहिए। डीपीटी मीन्स डिप्थेरिया, परटूसिस एंड टेटनस, मीन्स कि ये 3 डिजीज़ के अगेंस्ट जो वैक्सीन हम एक दफ़ा में दे रहे हैं उसमें ये 3 डिजीज़ की कवरेज है। फिर डीटीए के लिए भी वैक्सीन होती है जिसमें डिप्थेरिया एंड टेटनस आता है। डीपीडी एंड टाइफॉइड वैक्सीन, यहाँ डबल टी हम ऐड नहीं करेंगे, या टेटनस का सिंगल टी है, उसके बाद एंड टाइफॉइड अलग से मेंशन है। एमएमआर देते हैं, दैट मीन्स मीजल्स, मम्प्स एंड रूबेला। और डीपीटीपी मीन्स कि इसमें एडिशनल ये पी पोलियो है। अब ये याद रखने कि हमने एंड टाइफॉइड मेंशन किया, लेकिन पोलियो के लिए इसी में पी इंक्लूड कर दिए। पॉलीवेलेंट क्या होती है? पॉलीवेलेंट वो होती है जब हमने 2 और मोर स्ट्रेन्स ऑफ द सेम स्पीशी के लिए वो यूज़ की है वैक्सीन। और ऑटोजीनस वो होती है कि अगर हमने एक ही बंदे से हमने लिया एक ऑर्गेनिज्म, उसको हमने वैक्सीन की फॉर्म में प्रिपेयर किया, यानी कि लाइव अटेनुएटेड या जिस फॉर्म में भी उसको ट्रीट करके वैक्सीन प्रोड्यूस की, और वो उसी ऑर्गेनिज्म को हमने दे दी एज अ वैक्सीन, तो ये ऑटोजीनस वैक्सीन हो गई। फिर एडजुवेंट वैक्सीन्स वो होती हैं जिसमें हम कुछ सर्टेन चीज़ें साथ ऐड करते हैं उस ऑर्गेनिज्म के अलावा, बाकी वैक्सीन के कंटेंट में कुछ चीज़ें ऐड हैं जो उसकी एफिकेसी को बढ़ा देती हैं, ताकि हमें लेस क्वांटिटी देनी पड़े एंटीजन की टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी इन आवर बॉडी। इसमें एल्यूमिनियम फॉस्फेट आता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आता है, और वाटर इन हाइड्रोक्साइड आता है, या सॉरी वाटर इन ऑयल आता है। फिर आती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ये हमारे कितने टाइप्स की होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, इसको एक दफ़ा रीड कर लेना है। फिर आपको पता होना चाहिए नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन या आईजी क्या होता है। इसकी आपने डेफिनेशन ये स्पेसिफिक और इसकी देख लेनी है। नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन इज़ एन एंटीबॉडी रिच फ्रैक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पूल ऑफ एटलीस्ट 1000 डोनर्स। कोई भी 1000 डोनर्स आप ले लें, उसमें से हमें जो एंटीबॉडी रिच फ्रेगमेंट मिलेगी उसको हम कहेंगे नॉर्मल ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इसके यूज़ हैं आमतौर पे प्रिवेंशन वाले उसमें, और टेम्परेरी प्रोफिलैक्सिस या प्रोटेक्शन के लिहाज से हम यूज़ करते हैं। और जो स्पेसिफिक हैं वो एक डिज़ीज़ के लिए स्पेसिफिक है, और प्रॉपर इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ये वाले सिर्फ आर्जी कामों के लिए। और स्पेसिफिक में क्या आता है? प्रोफाइलेक्सिस ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड रेबीज़, या फिर टेटनस की प्रोफाइलेक्सिस, बिकॉज बहुत डेडली डिजीज़ है ये, और इसको हमने टेम्परेरी नहीं, इसकी हमें ज़्यादा इम्यूनिटी चाहिए होती है, तो इसमें हम स्पेसिफिक यूज़ करते हैं। ये क्या होती है? इसमें एटलीस्ट 5 टाइम्स द एंटीबॉडी पोटेंशियल होता है। ये उन लोगों से लेते हैं जो इस डिज़ीज़ से ऑलरेडी उनका एक्सपोजर हो चुका होता है या रिकवर हो चुके होते हैं, या ऑलरेडी वो इम्यूनाइज्ड हैं उसके अगेंस्ट। और ये हमेशा हमने IM देनी होती है। उसके बाद आ जाते हैं साइड इफ़ेक्ट्स। ये जनरल वैक्सीन्स के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यही आपने आगे लेदर से भी पढ़ लेने हैं। वैसे अगर आप कॉमन सेंस से देखें तो लोकल में यही है कि आपको इंजेक्शन साइड पे पेन होगी, और अगर थोड़ा बहुत कोई वो हिल जाए तो वहाँ एब्सेस वगैरह बन सकती है। इसके अलावा सिस्टमिक में आपको पायरेक्सिया, थोड़ा बहुत बुखार वगैरह आपने एक्सपीरियंस किया होगा कभी अगर वैक्सीन लगवाई हो। पायरेक्सिया होता है आर्थ्रेल्जिया, डायरिया एंड एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। फिर एंटीसीरा, जो जैसे कि मैंने बताया था एनिमल से ऑब्टेन्ड होता है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है डिप्थेरिया की। ये भी सिमिलरली मोनोवेलेंट एंड पॉलीवेलेंट होते हैं, लाइक द वैक्सीन्स जो हमने पहले बात की। पॉलीवेलेंट वही मीन्स के मोर देन 1 एंटीजन, वहाँ मोर देन 1 स्ट्रेन की बात की थी क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, और यहाँ पे मोर देन 1 एंटीजन है क्योंकि ये टॉक्सिन्स हैं बेसिकली। अब यहाँ पे क्या एग्जांपल है? डिप्थेरिया एंटीटॉक्सिन। अब इसमें क्या क्या इम्यूनिटी है? गैस, गैंग्रीन, बॉटुलिज्म और स्नेक बाइट, ये तीनों की इम्यूनिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है एक सिंगल डिप्थेरिया टॉक्सिन।
Okay, next we will continue in the next part.